हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं आज के अपने एग्जाम गाइड एनालिसिस को लेकर। तो दोस्तों, आज अपन इसे एग्जाम गाइड एनालिसिस में लेकर राजस्थान के जो संप्रदाय हैं, प्रमुख संप्रदाय हैं, उस टॉपिक की विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जो अन्य क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ट्री टेंड टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? दोस्तों, ट्री टेंड टेलीस्कोप है वो अपने चीन से रिलेटेड है। अगर ट्री टेंड टेलीस्कोप की बात की जाए तो ये चीन द्वारा समंदर की दुनिया में दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है, अर्थात इसे चीन द्वारा डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, इसका नाम ट्रीनेंड टेलीस्कोप रखा है चीन ने। यह इस वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर वाटर टेलीस्कोप कहा जाता है, अर्थात इसका एक अन्य नाम भी रखा गया है, वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर वाटर टेलीस्कोप। दोस्तों, 11,055 मीटर की गहराई में बनने वाले इस खास टेलीस्कोप को घोस्ट पार्टिकल के स्टडी के लिए उतारा जाएगा। ध्यान रखना, अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब कोई देश समुद्र की स्टडी करेगा और वहां पर टेलीस्कोप उतारेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दीघा गांव रेलवे स्टेशन के नाम को मंजूरी दी है? तो हाल ही में दोस्तों, जो ये दीघा गांव रेलवे स्टेशन है वो बहुत न्यूज में था। ये दीघा गांव रेलवे स्टेशन है, इसको मंजूरी दी गई है अपने महाराष्ट्र में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है? किसका IACC का पदभार किसने संभाला है? तो दोस्तों, अपने जो पंकज बोहरा है उन्होंने IACC का पदभार संभाला है। दोस्तों, पंकज बोहरा ने उद्योग मंडल इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि ICC की फुल फॉर्म है, IACC की फुल फॉर्म है, के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है। दोस्तों, जो अपना इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है के भारत में 14 कार्यालय हैं, साथ ही अमेरिका में इसके 27 साझेदार संगठन है। यह 55 साल पुराना एक उद्योग मंडल है। दोस्तों, इस उद्योग मंडल का उद्देश्य है भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है आदि को बढ़ाना है, उन्हें विकसार करना है ताकि भारत एक विकसित कंट्री बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? कौन सा क्रिकेट है? वनडे क्रिकेट में हुआ था जिसमें 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। जानते हैं आप रोहित शर्मा को? दोस्तों, रोहित शर्मा है वो अपने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। उन्होंने अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप 2023 का जो अभी मैच चल रहे थे, वर्ल्ड कप जिसमें भारत हार गया है ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में पहुंचकर, उससे पहले जब पाकिस्तान के साथ भारत ने यह मैच खेला था तो उसमें जो अपने कप्तान है रोहित शर्मा, इन्होंने 300 वनडे छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बल्लेबाज और भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दुनिया के कितने बने? तीसरे और भारत के पहले। दोस्तों, पाकिस्तान के बल्लेबाज शाहिद अफरीदी एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सबसे आगे हैं। इन्होंने 351 छक्के लगाए हैं। दोस्तों, 50 ओवर के क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अफरीदी के बाद जो वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिस गेल का नाम आता है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नांगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों, नांगला पीठ आई थिंक आप जानते होंगे अगर आप राजस्थान ठीक से पढ़ते हैं तो। नांगला पीठ है वो अपने लालदासी संप्रदाय है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये 4 संप्रदाय दे रखे हैं, इनके बारे में भी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन दादू संप्रदाय की। दोस्तों, दादू संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो दादू दयाल जी थे। दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में, अर्थात विक्रम संवत 1601 में अहमदाबाद में हुआ था। दादू पंत ने, जो दादू दयाल है इसने दादू पंथ है उसके प्रवर्तक माने जाते, अर्थात जो दादू संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी। इनके गुरु का नाम वरदानंद जी था, अर्थात इसे ब्रह्मानंद भी कहते हैं।
और इनका लालन पालन लोदीराम नामक ब्राह्मण ने किया था। दोस्तों दादू को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है और ये जो आमेर के राजा थे, राजा मान सिंह, उनके समकालीन माने जाते हैं। इनके 2 पुत्र थे, गरीबदास और मिस्किन दास। ठीक है दोस्तों, दादू दयाल की जो प्रधान पीठ है वो नारायणा की गद्दी अपने जयपुर में स्थित है और इनकी प्रमुख पीठ है वो नरेना जयपुर में लोकेटेड है। दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी वो नारायणा में हुई थी 1603 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी इनकी डेथ सॉरी, नारायणा में हुई थी 1603 ईस्वी में। दोस्तों दादू खोल है वो नारायणा में भैराणा पहाड़ी पर स्थित एक गुफा है। ठीक है, इनकी कृतियों की बात की जाए तो इन्होंने पद, साखी, परिचय का अंक, आत्मबोध, कायाबेली ग्रंथ आदि की रचना की थी। साथ ही दादू पंथ का सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाए तो वो परीक्षा, पंथ परीक्षा है। क्या नाम है? पंथ परीक्षा इस संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दोस्तों जो दादू साहित्य है वो ढूंढाड़ी बोली में लिखा गया है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि दादू साहित्य में कौन सी बोली का उपयोग किया गया? ढूंढाड़ी बोली का। और इसका साहित्य स्वरूप है वो पिंगल भाषा में। साथ ही इसमें अपनी जो गुजराती, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी आदि शब्दों का भी विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। दोस्तों दादू द्वारे में जो सत्संग किया जाता है उसे अलग दरीबा कहते हैं। पूछ लिया जाता है अलग दरीबा क्या है? अलग दरीबा जो दादू पंथ के जो संप्रदाय हैं, जो कार्य स्थल है, वहां पर जो सत्संग वगैरह किया जाता है उसे कहा जाता है। दोस्तों दादू जी के 152 शिष्य थे, जिनमें 100 शिष्य एकांतवासी थे तथा 52 शिष्य प्रमुख थे। जो 52 शिष्य थे, इनके जो प्रमुख महत्वपूर्ण शिष्य थे उनको 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। गाइस इन 52 स्तंभ शिष्यों ने दादू पंथ का प्रचार प्रसार किया तथा दादू द्वारे की स्थापना में प्रमुख रूप से अपना योगदान दिया। इन 52 शिष्यों में प्रमुख शिष्यों की बात की जाए तो उसमें आता है संत रज्जब जी, सुंदरदास जी, संत दास जी और बालिंद जी। पूछ लिया जाता है कि पूछ लिया जाता है कि दादू जी के शिष्य कौन कौन थे, या फिर इनमें से कौन से संत दादू जी के शिष्य रहे हैं? कौन है? रज्जब जी, सुंदरदास जी, संत दास जी और बालिंद जी। ये 4 प्रमुख शिष्य हैं। दोस्तों दादू पंथ की 5 शाखाएं थी। एक थी खालसा, विरक्त, नागा, खाकी और उत्तरादे। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। दादू पंथ की शाखाएं कौन कौन सी थी? खालसा, इस परंपरा को चलाने वाले गरीबदास जी थे। क्योंकि विरक्त थे वो सन्यासी लोग थे। नागा जो शाखा है उसका प्रवर्तन किया था सुंदरदास जी ने। और इनकी जो खाकी है वो सन्यासी होते थे और इनके जो शरीर पर ये लोग भस्म लगाते थे। और इनकी एक प्रमुख शाखा है उत्तरादे। ठीक है दोस्तों 1885 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में मुगल सम्राट से दादू दयाल ने भेंट की थी। कहा की थी? फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में। दादू दयाल को 1568 ईस्वी में सांबर आ गए थे और उन्होंने जनसाधारण में उपदेश देने का महत्वपूर्ण काम किया। दोस्तों दादू पंथ के 5 प्रमुख स्थानों को पंच तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो दादू पंथ के पंच तीर्थ कौन कौन से हैं? वो है नारायणा, कल्याणपुर, सांबर, आमेर और भैराणा। कौन है? नारायणा, कल्याणपुर, सांबर, आमेर और भैराणा इनके प्रमुख पंच तीर्थ स्थल हैं। दादू जी के उपदेश हैं वो दादूरी वाणी और दादूरा दोहा में संकलित है। ठीक है, 2 इनकी वाणी है, दादूरी वाणी और दादूरा दोहा। दोस्तों ध्यान रखना जो दादू दयाल थे वो कबीर की जैसे निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। अर्थात ये निर्गुण निराकार ईश्वर है उसको मानते थे, सगुण भक्ति से ये दूर रहते थे। अगले अपन संप्रदाय की बात करें तो वो आता है लालदास जी संप्रदाय। दोस्तों लालदास जी संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं लालदास जी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम लालदास जी संप्रदाय पड़ा। लालदास जी की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था धौलीधूब अलवर में 1540 ईस्वी में। इनकी माता का नाम समदा था तो पिता का नाम श्री चांदमल था। दोस्तों लालदास जी हैं वो मेव जाति के लकड़हारे थे, अर्थात मुस्लिम जाति से बिलोंग करते हैं। इनके गुरु का नाम गद्दन चिश्ती था और पत्नी का नाम भोगरी था। दोस्तों इनकी डेथ 1648 ईस्वी में नांगला भरतपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? नांगला भरतपुर में इनकी डेथ हुई थी और इनका जन्म हुआ था धौलीधूब अलवर में। ठीक है, और इनका समाधि स्थल है वो शेरपुर अलवर में स्थित है।
दोस्तों इनके पुत्र कुतुब मियाँ की मठ बांदोली में है। मियाँ साहब इनके पुत्र थे। इनकी रचनाएं हैं लालदास जी की वाणी, लालदास जी की चेतावनी। ठीक है, ध्यान रखना इन्होंने प्रमुखतः 2 रचनाएं लिखी थी, लालदास जी की वाणी और लालदास जी की चेतावनी। लालदास जी है वो निर्गुण, जो अपने दादू दयाल जी हैं उनकी तरह ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे, अर्थात निराकार ईश्वर में ये विश्वास करते थे। दोस्तों मुगल सम्राट अकबर और दादू दयाल के ये समकालीन माने जाते हैं। मैं मुसलमान इनको पीर मानते हैं। और ध्यान रखना इनका मेला है वो आश्विन मास की एकादशी को और माघ पूर्णिमा में लगता है, शेरपुर में लगता है, जहां पर इनका समाधि स्थल है। कहाँ? अलवर में। अगले संप्रदाय जो अपने क्वेश्चन में दे रखा है, चरणदासी संप्रदाय की बात करें या चरणदासी पंथ की बात करें तो इसके संस्थापक चरणदास जी थे। उन्हीं के नाम पर इसका नाम चरणदासी संप्रदाय पड़ा। दोस्तों चरणदासी संप्रदाय था, उसके जो संस्थापक चरणदास है उनका जन्म 1703 में डेहरा अलवर में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम मुरलीधर था, माता का नाम कुंजू देवी था और इनके बचपन का नाम रणजीत था। दोस्तों आजीवन ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत किया था इन्होंने। चरणदास जी ने मुनि सुखदेव से दीक्षा ग्रहण की थी, अर्थात इनके गुरु का नाम सुखदेव जी था। ठीक है, ध्यान रखना इनका जन्म हुआ था डेहरा अलवर में, बचपन का नाम रणजीत था, गुरु का नाम मुनि सुखदेव था और ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे। दोस्तों 1782 ईस्वी में दिल्ली में इनकी डेथ हो गई थी, जहां इनकी समाधि भी बनी हुई है और बसंत पंचमी को इनका मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, इनकी डेथ कब हुई थी? बसंत पंचमी को, जहां इनका मेला लगता है दिल्ली के अंदर, वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी 1782 ईस्वी में। दोस्तों इनके भी 52 शिष्य थे। अगर इनके शिष्यों की बात की जाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके शिष्य कौन कौन से थे, कौन कौन है? राम स्वरूप, राम सखी, सहजोबाई, दयाबाई, जुगंतानंद, जीवनदास आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। इसमें इनकी महिला शिष्य भी रही हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। इनकी महिला शिष्य थी राम सखी, सहजोबाई, दयाबाई, 3 प्रमुख महिला शिष्य थी, जिनमें दयाबाई सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा राम स्वरूप, जुगंतानंद और जीवनदास इनके प्रमुख 52 शिष्यों में शामिल है। दोस्तों ये मेवात क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र अपने अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, उसे कहा जाता है, वहां के ये प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। चरणदास ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। पूछ लिया जाता है कि कौन से संत है जिन्होंने भारत में होने वाले नादिर शाह आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? किसने की थी? चरणदास ने। दोस्तों ये श्रीमद् भागवत को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। श्रीमद् भागवत कथा है, उसको चरणदास ने अपना प्रमुख धर्म ग्रंथ माना। इनके प्रमुख ग्रंथों की बात की जाए तो वो था ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर और ज्ञान समृद्धि। उन्होंने मुख्यतः 4 ग्रंथ लिखे थे, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर और ज्ञान समृद्धि। दोस्तों ये मुख्य रूप से सदैव पीले वस्त्रों में रहते थे। ये ढूसर बनिया जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, कौन सी जाति से? ये जो ढूसर बनिया जाति के थे। आगे बात करें अपन प्राणनाथी संप्रदाय की, तो जो प्राणनाथी संप्रदाय है इसके संस्थापक थे प्राणनाथ जी। कौन थे? प्राणनाथ जी इस संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम प्राणनाथ संप्रदाय पड़ा। दोस्तों प्राणनाथ जी का जन्म है वो अपने जामनगर गुजरात में हुआ था। कहाँ था इनका जन्म? गुजरात में हुआ था। ध्यान रखना इनका जन्म राजस्थान से बाहर गुजरात में हुआ था और इनकी जो पीठ है वो अपने जयपुर में लोकेटेड है और इनकी प्रधान पीठ है वो पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जहाँ पर मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, वहां पर इनकी पीठ है। और जो राज्य पीठ है वो जयपुर में है, प्रधान पीठ है मध्य प्रदेश में और इनका जन्म हुआ था गुजरात में। इनके पवित्र ग्रंथ की बात की जाए तो वो कुलजम संग्रह है, जो कि गुजराती भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना इनका जन्म हुआ था गुजरात में, राज्य पीठ जयपुर में है और प्रधान पीठ मध्य प्रदेश में, अर्थात 3 राज्यों से बिलोंग करते हैं। और इनका ग्रंथ है कुलजम, जो कि गुजराती भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? जो गुजराती भाषा है उसमें इनका ग्रंथ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम टाइगर प्रोजेक्ट
किस राष्ट्रीय उद्यान में आरंभ किया गया था? सॉरी दोस्तों, जो अपना टाइगर प्रोजेक्ट है वो अपना जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा 1973 में शुरू किया गया था। जो अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले ये प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया था, तो वो अपना कान्हा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, जो कान्हा नेशनल पार्क है वहां पर शुरू किया गया था। वहीं सबसे पहले टाइगर रिजर्व की बात करें, जो ये प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया था वो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए किसने किया था। पहले अपने एक सारणी देख लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं कि कौन से क्षेत्र में किस भारतीय नेता ने विद्रोह किया था और उसको दबाने के लिए कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने योगदान दिया था। तो दिल्ली में जो विद्रोह का 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह सेकंड ने किया था। इस विद्रोह को दिल्ली में जॉन नीलकोशन ने दबा दिया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, हेनरी लॉरेंस ने इस विद्रोह को दबा दिया था। कानपुर में नाना साहेब थे, इस विद्रोह को ब्रिटिश अधिकारी कॉलिन कैंपबेल ने दबा दिया था। झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और अपने तात्या टोपे थे, जिसे जनरल हैरोज ब्रिटिश अधिकारी ने दबा दिया था। बरेली में खान बहादुर खान थे, जिसे ब्रिटिश अधिकारी सर कॉलिन कैंपबेल ने दबा दिया था। वहीं इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह में नेता की भूमिका निभाई, जिसे ब्रिटिश अधिकारी कर्नल ओन सेल ने दबा दिया था। वहीं बिहार की बात करें तो यहाँ का जो प्रमुख क्रांतिकारी था वो कुंवर सिंह था। बिहार में जो विलियम टेलर है ब्रिटिश अधिकारी था, जिसने बिहार में 1857 की क्रांति के विद्रोह को दबा दिया। अब आज आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था अपने कुंवर सिंह ने। लक्ष्मीबाई अपने झांसी और ग्वालियर में थी, बहादुर शाह जफर अपने दिल्ली में थे और बेगम हजरत महल वो लखनऊ से थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके शासन के दौरान हुणों ने भारत पर अटैक किया था? तो दोस्तों हुणों ने गुप्त काल जो अपना गुप्त वंश था उसके दौरान अटैक किया था। अंतिम शासक समुद्रगुप्त था, उसके समय हुणों ने भारत पर अटैक किया। दोस्तों स्कंदगुप्त की बात की जाए तो वो गुप्त साम्राज्य का अंतिम प्रतापी राजा था। इसने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। ठीक है, चीन से संबंध बनाने की कोशिश की थी स्कंदगुप्त ने। दोस्तों कोहम अभिलेख के अनुसार इसने शंकरादित्य की उपाधि धारण की थी। तो शंकरादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में बुद्धगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली थे और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दोस्तों स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित जो सुदर्शन झील थी, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य शासक ने बनवाया था, का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। इसके पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपाली को सौंपा था इन्होंने। तो स्कंदगुप्त ने जो सुदर्शन का निर्माण करवाया, इसका कार्य जो पर्णदत्त के पुत्र थे चक्रपालित को सौंपा था। पूछ लिया जाता है कि जो सुदर्शन झील का कौन से गवर्नर से करवाया था? चक्रपालित से। दोस्तों स्कंदगुप्त है उसका टाइम है 455 से 467 ईस्वी में। ये प्राचीन भारत के 3वीं से 5वीं सदी तक के शासन में गुप्त वंश के 7वें सबसे प्रमुख राजा थे। ठीक है, कौन से नंबर के थे? ये 7वें नंबर के राजा थे। दोस्तों इनकी राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जो कि वर्तमान में पटना बिहार में स्थित थी। अर्थात जो वर्तमान का पटना है उसे ही इतिहास में पाटलिपुत्र कहा जाता था। स्कंदगुप्त थे वो वैष्णव धर्म में विश्वास करते थे, परंतु अपने पूर्वजों की भांति उसने भी धार्मिक क्षेत्र में उदारता की नीति का पालन किया तथा जैन तीर्थकरों के 5 पाषाण प्रतिमाओं का स्कंदगुप्त ने निर्माण करवाया। दोस्तों वह सूर्य मंदिर में दीपक जलाने के लिए अत्यधिक दान किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार जयशंकर प्रसाद के जो रचित नाटक है स्कंदगुप्त के प्रमुख नायक रहे हैं। अर्थात स्कंदगुप्त के नाम से जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य में एक नाटक की रचना की थी।
दोस्तों यह नाटक है एक स्वाभिमानी, नीतिज्ञ, देश प्रेमी, वीर और स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करने वाला एक शासक के रूप में स्कंदगुप्त का प्रचार करता है। दोस्तों ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हुणों का आक्रमण का स्कंदगुप्त को सामना करना पड़ा। हुण कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से भारत में आए थे। दोस्तों स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत में बढ़ने से रोका और 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित भी किया। इस कारण हुणों से भारत की रक्षा की स्कंदगुप्त ने। दोस्तों इसने पुष्य मित्रों के विद्रोह को भी समाप्त कर दिया था। गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त के समय सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के एरणलेख में मिलता है। ठीक है, जो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य है वो भारत में कहाँ मिलता है? एरणलेख से मिलता है। दोस्तों गुप्त वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है वो विष्णुगुप्त था, जिसने 570 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद में दोस्तों गुप्त साम्राज्य पर हुणों के आक्रमण की बात करें या फिर गुप्तों का पतन कैसे हुआ उसके बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी को ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। ठीक है, स्कंदगुप्त को सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत में बढ़ने से रोका, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे। दोस्तों हुण घुड़सवार में बहुत ही ज्यादा बेजोड़ थे, अर्थात बहुत ज्यादा प्रबल थे। वे धातु से बने रकाबों का इस्तेमाल करते थे, इस कारण वे तेजी से आगे बढ़ते थे और उत्तम रूप से धनुर्धर थे, अर्थात वो एक अच्छे सिपाही थे लड़ने के लिए। 485 ईस्वी में हुणों ने पूर्व मालवा और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, कहाँ? पूर्वी मालवा और मध्य भारत में। यहाँ उनके अभिलेख पाए गए हैं जो कि पंजाब और राजस्थान में, ये बताया गया है इनके अभिलेख में पंजाब और राजस्थान पर इन्होंने कब्जा किया था। दोस्तों 26वीं सदी के आरंभ में गुप्त साम्राज्य छोटा हो गया और यशोधवर्मन ने जल्दी ही हुणों को सत्ता से उखाड़ फेंका। पर मालवा नरेश ने गुप्त शासकों की सत्ता को चुनौती दी और सारे उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। फ्रेंड्स 532 ईस्वी में विजय स्तंभ खड़े किए गए और गुप्त साम्राज्य को हिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में लोकपाल नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों लोकपाल है वो वर्तमान में भारत की एक प्रमुख बॉडी है, एक प्रमुख पद है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था LM सिंघवी ने। ये यहाँ पर आंसर की दे रखी है, आप मिला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगेन थैंक यू।